गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है पावर डिस्कॉम्स। तो ये आपके GS2 के गवर्नेंस टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो है ये रिपोर्ट सामने आई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगभग अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को 1.5 लाख करोड़ रुपीस सब्सिडीज़ में दिए हैं या फिर वो देने जो है उनके बनते हैं एज ऑफ मार्च 31st। तो परफॉर्मेंस देखते हैं हम स्टेट पावर डिस्कॉम्स की। आपको पता है कि पावर डिस्कॉम्स का जो है इशू यही सबसे बड़ा होता है कि जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पावर जो सब्सिडीज़ देनी होती हैं वो इन पावर डिस्कॉम्स के खर्चे पर दे देती हैं। उससे क्या होता है कि पावर डिस्कॉम्स जो है वो जो है उनका डेट बर्डन बढ़ता रहता है और वो कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। तो अभी यही हो रहा है। स्टेट पावर डिस्कॉम्स जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा बर्डन किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स ने। जो सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल रीजंस के लिए फ्रीबीज अनाउंस करती हैं वो भी जो है पावर डिस्कॉम्स के ऊपर उसका भार डाल दिया जाता है रादर दैन स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट से उस पैसे को दे। तो इसी हम टॉपिक को देखते हैं। तो स्टेट यूटिलिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने AT&C लॉसेस को जो पहले 23.5% से ऊपर होते थे वो कम करके 20.9% लगभग 21% कर लिया है। फिर भी कोई कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आप ACS ARR गैप का देखो, मतलब कि कितनी एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई उनको पड़ रही है और एवरेज रेवेन्यू उससे कितना रियलाइज़ कर पा रहे हैं वो, तो वो 0.3 किलोवाट पर आवर जो है वो पहुंच गया है एज़ कम्पेयर टू 0.48। मतलब पहले 0.48 रुपीज़ पर यूनिट का खर्चा जो पड़ता था वो अब कम करके वो 0.3 पर यूनिट लेके आ चुके हैं। बट इससे भी जो है पावर सेक्टर के जो है ऑब्जेक्टिव्स वो मीट नहीं हो रहे हैं। तो इवन जो हमारी उदय स्कीम थी उसमें क्या था, उसमें प्रोविजंस यही थे ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेट ले लेंगी पावर डिस्कॉम्स का और उसको जो है बाद में बॉन्ड्स इशू करके या किसी भी तरह से उस डेट को क्लियर करने की कोशिश करेंगी। बट वही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पर कुछ जो है वो एक्शन नहीं लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स खुद ही इसमें कुछ नहीं करना चाहती थी। वो पावर डिस्कॉम्स का डेट जो है वो बर्डन नहीं लेना चाहती थी, रादर उसको और ज़्यादा फ्रीबीज अनाउंस करके पावर डिस्कॉम्स को और ज़्यादा डेट बर्डन उसका बढ़ा दिया गया है। तो अब इस रिपोर्ट के मुताबिक देखते हैं कि जो डिस्कॉम्स हैं वो जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको 1.1 लाख करोड़ रुपीस ओ करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प करें तो ये जो आपकी पावर डिस्कॉम्स हैं ये जेनकोस को जो बिल देना है वो दे सकती हैं और जो है रेवेन्यू जो हिट हो रहा है डिस्कॉम्स का वो भी जो है उसको भी उससे भी डील कर सकती हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प करें तो। अब बोरो करना पड़ता है अभी, अदरवाइज पावर डिस्कॉम कंपनीज जो हैं आपकी उनको बोरो करना पड़ता है जब स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प नहीं करती। सब्सिडीज़ देने में तो स्टेट गवर्नमेंट सबसे आगे होती हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रूल कर रही हैं वो फ्रीबीज अनाउंस करने में सबसे ज़्यादा होते हैं, बट आगे होते हैं। लेकिन जब सपोर्ट करने की बात है, उस फ्रीबी का खर्चा उठाने की बात आती है तो वो सारा खर्चा जो है वो पावर डिस्कॉम के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि बजट जो है एटलीस्ट वो जो है वो एक अच्छा प्रेजेंट किया जा सके। क्योंकि आपको पता है ना कि ये ऑफ बजट बोरोइंग में आएगा। पावर डिस्कॉम्स के ऊपर जो सारा खर्चा जो सब्सिडी का बिल डाल दोगे तो आपको अपने बजट में ही वो दिखाना नहीं पड़ता क्योंकि वो आपकी ऑफ बजट बोरोइंग्स हो जाती हैं। तो जो है स्टेट गवर्नमेंट्स यही खेल खेलती हैं और पावर डिस्कॉम्स को जो है वो एक तरह से डेट बर्डन उसका बढ़ाती रहती हैं। तो अब इसका सोल्यूशन ये दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप ऐसा करो, आप जो है जो स्टेट जो है स्टेट के टैक्स होते हैं, जो शेयर का टैक्स जो स्टेट का शेयर ऑफ टैक्स होता है उसमें से वो पैसा अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लो जितना उस स्टेट की पावर डिस्कॉम्स ने जो है पावर जनरेटिंग कंपनीज को देना है। ठीक है, तो आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, बट अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ पब्लिक के पैसे पर या पावर डिस्कॉम के पैसे पर या उसके बजट के ऊपर अगर स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसे ही फ्रीबीज बांटती रहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप जो है वो उनके शेयर ऑफ टैक्सेस में से वो पैसा काट के जो है पावर जनरेटिंग कंपनीज को पे कर दो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट पावर डिस्कॉम्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सजेशन है। इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये समझ आ जाएगा कि हम ये पॉलिटिकल फ्रीबीज इतनी यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी इतने यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो अनाउंस करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए उसको हमें अब जो है हमारे टैक्स हमारे अपने बजट में से वो कटा करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपका GS2 के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला है कि व्हाट्सएप की जो प्रिवेसी पॉलिसी जो 2021 में आई थी वो अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, तो इसके लिए जो है उनके ऊपर एक प्रोब होना चाहिए। तो जनवरी 2021 में आपको पता होगा व्हाट्सएप ने एक न्यू प्रिवेसी पॉलिसी जो है वो लेकर आया था व्हाट्सएप, और उसमें कहा था कि यूज़र्स को कि आप इसे एक्सेप्ट करो, और कुछ टाइम पीरियड दिया था फरवरी तक का, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसमें कोर्ट में चले गए थे, तो इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को मई 2021 तक डिले कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। अब इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर व्हाट्सएप ने यही बोला था कि हम जो है आपका डेटा फेसबुक के साथ जो है वो शेयर करेंगे, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो जो सीसीआई है उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया था, उन्होंने प्रोब किया व्हाट्सएप की अपडेटेड प्रिवेसी पॉलिसी को, और उसको जो है वो फिर ऑफ कोर्स व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो सीसीआई के डिसीजन के अगेंस्ट चले गए थे, और वो मैटर जो है वो इस टाइम पर कोर्ट में है। तो सीसीआई का आर्ग्यूमेंट ये है कि व्हाट्सएप ने अभी तक इस पॉलिसी को जो है वो विड्रॉ नहीं किया है, और जो है व्हाट्सएप जो है वो एक्सेसिव डेटा कलेक्शन कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है कंज्यूमर्स की, और अपने डोमिनेंट पोजीशन का जो है वो अब्यूज़ कर रहा है। तो ये जो है सीसीआई आर्गूमेंट दे रहा है, ठीक है। सो हम देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। तो ये कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 इसके द्वारा इसको बनाया गया है, और ये एक्ट प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को, और रेगुलेट करता है कॉम्बिनेशंस या फिर ऐसे मर्जर जिससे कि मोनोपोली बन सकेगी, ठीक है। तो ऐसे कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए मोनोपोली को तोड़ने का काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2003 में बनाया था। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और 2 मेंबर से कम इसमें अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड इश्यूज जो हैं, अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी अगर इनको बोलती है तो वो इसको एग्जामिन कर सकते हैं, और ये इवन सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं। तो आम आदमी या कॉमन मैन के लिए ये एक बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोस्ट कंपेटिटिव प्राइसेस पे उपलब्ध कराने के लिए जो है सीसीआई काम करता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एशियाटिक लायन। तो GS3 का इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इन्वायरमेंट के हैं उन्होंने गवर्नमेंट का जो है लोकसभा में एक जो है वो आर्गूमेंट रखा है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है कि एशियाटिक लायंस को क्या ट्रांसलोकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये इस कमेटी में कहा है ऑफ कोर्स कि एक मैनेजमेंट पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए। हमें कम्युनिटीज़ से भी पूछना चाहिए, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कम्युनिटीज़ की, कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं कि उनके जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ में या उनके जो है लोकल एरियाज़ में ये एशियाटिक लायंस को, या इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में एशियाटिक लायन को जो है वो ट्रांसलोकेट किया जाए। तो इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये कोशिश की थी कि एशियाटिक लायंस को अदर स्टेट्स जो है गुजरात से अलग दूसरी स्टेट्स में ट्रांसलोकेट किया जाए, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कूनो नेशनल पार्क जो आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है उसे आइडेंटिफाई किया और कहा है कि ये पार्क में जो है आप इसको एशियाटिक लायंस को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो गुजरात गवर्नमेंट को जो है इवन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है ताकि लायन की कंजर्वेशन की जा सके। तो अब एशियाटिक लायन के बारे में देखते हैं। तो ये एंडेमिक है आपके गिर जो है रीजन में गुजरात के, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है, और क्योंकि ये इसी जगह पर ज़्यादातर जो है लोकेटेड है गिर रीजन में, तो इससे होता क्या है कि अगर कोई एपिडेमिक नेचुरल डिज़ास्टर या कोई बीमारी आ गई, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस आ गया था 2018 में, तो क्या होगा कि अगर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा लायन की पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड होगी तो हो सकता है कि ये इनकी मास जो है वो एक्सटिंक्शन हो जाए। अगर कोई बीमारी फैल गई तो ये बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनको अलग अलग जगहों पर रिलोकेट करना इंपॉर्टेंट है। तो सिंस 1995 कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको एक अल्टरनेटिव लोकेशन के तौर पर देखा गया था कि यहाँ पर जो है एशियाटिक लायन को बसाया जा सकता है, और पॉपुलेशन जो है गिर में वो उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम हो रही है, तो इसलिए वो थ्रेट्स फ्रॉम एपिडेमिक्स को वल्नरेबल हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम पर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने 1995 में रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि एशियाटिक लायन जो है वो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 2013 में और कहा कि लायंस को कूनो पालपुर में जो है वो भेजा जाना चाहिए, और गुजरात गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिया गया। तो अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में प्रोजेक्ट लाइन अनाउंस किया, और उसमें कहा कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में को आइडेंटिफाई किया गया, और वहाँ कहा गया जा रहा है कि यहाँ पर हम ट्रांसलोकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसी एरिया में आपको याद है ना कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ही चीता भी जो है नमीबिया से वो भी यहाँ पर रेलोकेट होकर आ रहे हैं।
ठीक है। तो प्रोजेक्ट लायन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन के लिए निकाला गया है। 6 न्यू साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं, ऑफकोर्स कूनो पालपुर के अलावा माधव नेशनल पार्क, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जैसोर बालाराम अंबाजी WLS, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ MPs। तो ये आपका GS2 के पॉलिटी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी कुछ जो है टाइम पहले आपको पता होगा कि 8-9 जो है आपके राज्यसभा के MPs को सस्पेंड कर दिया गया था फॉर देयर अनरूली बिहेवियर। तो अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन ऑफ MPs होती कैसे है। तो अब आपको पता है कि जो हाउस को चलाने का काम जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है, स्पीकर का इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन का इन केस ऑफ राज्यसभा। तो वो हाउस और ठीक तरह से ऑर्डर में रहे उसका काम जो है MP जो है आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करते हैं। तो अगर हम लोकसभा के कंटेक्स्ट में देखें तो रूल नंबर 373 कहता है कि अगर किसी मेंबर का जो है बिहेवियर बहुत ही डिसऑर्डरली है तो उसको जो है मेंबर का नाम लेकर जो है स्पीकर उनको विड्रॉ करने को कह सकते हैं, और वो या तो पूरे दिन की सिटिंग में या फिर जो है उस टाइम पीरियड के लिए जो है वो उनको एब्सेंट करने को ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। रूल्स 374 और 374 इससे डील करते हैं। तो 374 ये कहता है कि स्पीकर को अगर लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रॉसली डिसऑर्डरली जो है वो कंडक्ट कर रहा है तो उसका नाम लेकर एक मोशन जो है वो स्पीकर पास कर सकते हैं और उस पर्सन को जो है उस मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द हाउस रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको जो है वो रिवर्स भी किया जा सकता है अगर हाउस जो है वो इस मोशन के खिलाफ वोट कर दे तो। रूल 374A जो है उसको 2001 में लाया गया और इसके अंदर जो है प्रोविज़न ये है कि अगर कोई बहुत ग्रेव डिसऑर्डर कर रहा है, कोई मेंबर वेल ऑफ द हाउस में ही घुस रहा है, तो उस केस में जो है स्पीकर जो है जैसे ही उसका नाम लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस 5 दिन के लिए या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही जो है रूल्स ऑफ राज्यसभा भी हैं। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है वो एम्पावर्ड है इस कंटेक्स्ट में। ऑफ कोर्स वो सस्पेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाउस जो है वो वोटिंग करके, चाहे वो वॉइस वोट से वोटिंग हो चाहे जैसे भी वोटिंग हो, वो हाउस जो है वो राज्यसभा जो है वो मोशन लाकर उस पर्सन को जो है वो सस्पेंड कर सकता है और दूसरी मोशन के थ्रू जो है वो उस सस्पेंशन को टर्मिनेट भी कर सकता है, ठीक है, इन केस अगर आगे करना हो टर्मिनेट तो। अब उस राज्यसभा के केस में क्या हो रहा है कि हाउस जो है नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट द हाउस जो है वो मोशन लाकर उस किसी भी मेंबर को सस्पेंड करता है। लोकसभा के केस में स्पीकर के नाम लेने से ही, स्पीकर के बोलने से ही जो है वो पर्सन सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आप पावर देख रहे हो ना राज्यसभा के चेयरमैन की और स्पीकर ऑफ लोकसभा की। तो अब क्या सस्पेंड करना फेयर है? लेकिन यस ऑफ कोर्स कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाता है सस्पेंशन करना, एक बैलेंस बना कर रखना ज़रूरी है। सस्पेंशन कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमको बचा कर जो है वो भी रखना पड़ेगा। तो इसमें एक बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ 25 जुलाई। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें एक आपको कोई स्टेटमेंट आ सकती है। तो अभी हुआ क्या है कि जो हमारे फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ने जो है वो ओथ ली है 25 जुलाई को। तो हो क्या रहा है कि हर प्रेसिडेंट जो है 1977 से 25 जुलाई को ही जो है ओथ लेते हैं। 10th सक्सेसिव प्रेसिडेंट बने हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने 25 जुलाई को ओथ लिया है। ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है, बट हो क्या रहा है कि जो टर्म जो है प्रेसिडेंट की वो इस हिसाब से ही बनाई गई है। तब से ऑफ कोर्स किसी टचवुड किसी प्रेसिडेंट की डेथ नहीं हुई है, किसी ने ऑफिस को डिमिट नहीं किया है, तो तब से जो है वो पूरा टर्म कंप्लीट करते हैं। तो जो टर्म है वो ख़त्म ही ऐसे हिसाब से हो रही है कि वो 24 जो अगले प्रेसिडेंट की जो ओथ का टाइम आता है वो 25 जुलाई को आता है, ठीक है। कोई रिटर्न रूल नहीं है, बट बाय कोइंसिडेंस जो है या फिर बाय एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई समझ लो 5 साल वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो हर बार जो है वो 5 साल 25 जुलाई को ही कंप्लीट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जौहर। तो ये भी आपका प्रीलिम्स के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अभी ऑफिस को अज्यूम करते हुए लोगों को जौहर ग्रीटिंग दी है। तो जौहर क्या होता है? सैल्यूटेशन होता है, एक फॉर्म ऑफ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। जौहर का मतलब होता है पेइंग रिस्पेक्ट,
टू अदर्स, ठीक है। तो जो नेचर वर्शिपर कम्युनिटीज़ हैं, जो सरना रिलीजन कोड को फॉलो करती हैं खासकर, वो इसका यूज़ करती हैं आपस में ग्रीटिंग देने के लिए। तो 32 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं झारखंड में जो जौहर का यूज़ करती हैं, और जौहर जो है वो आपका संथाली, मुंडा और हो कम्युनिटीज़ में खासकर प्रिडोमिनेटली जो है यूज़ किया जाता है। तो ओरांव कम्युनिटी जो है वो जय धर्म नाम से जो है सैल्यूटेशन देते हैं अपार्ट फ्रॉम जोहार, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो अभी 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे ओथ टेकिंग के बाद, तो उन्होंने कुछ जो है ट्राइबल रिवोल्ट्स का नाम लिया था। तो वो आपको अपनी हिस्ट्री की बुक में से उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रहा हूँ। पहला तो आपका है संथल रेवोल्यूशन, दूसरा है पैका रिबेलियन, तीसरा है कोल रिवोल्ट, और चौथा है भील अपराइजिंग। आई एम श्योर कि जिन्होंने हिस्ट्री का बेसिक्स पढ़े हैं अभी, या जिन्होंने हिस्ट्री कवर कर ली है, तो उन्हें इन रेवोल्यूशंस के बारे में या इन ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा। बट जिन्होंने नहीं किया है तो उनको एक तरह से प्रीलिम्स, नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए ये तैयार हो रहे हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद इन चारों के बारे में बात किया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is power discoms. So recently, so this topic is important for your GS2 governance section. So state governments currently owe about 1.4 lakh crore in subsidy or unpaid bills to the power distribution companies as of 31st March 2022. So you know that state what happens here is that state political parties who are ruling the state governments, what they do is they announce freebies, they announce subsidized rates, and what they do is they do not transfer the subsidies to the power distribution companies, and instead they put the burden of this debt on the power distribution company itself. So this is what is happening. They owe about 1.4 lakh crore rupees to these power distribution companies, and this much amount is hampering the progress of these power distribution companies, the state power distribution companies, even though the state power distribution companies, with their meager resources, they have successfully reduced their AT&C losses. Even their ACS ARR gap, that is the average cost of supply and average revenue realized gap, has been narrowed down due to the technological improvements. But still, it is there, the money which is left with them is not enough to make a considerable improvement in this regard. So this is what is happening here. You know that certain freebies, certain political parties, they announce freebies that this much amount of this much unit of electricity is free for you and all that. So these freebies, the burden of these freebies is not falling on the shoulders of state governments, but on the shoulders of the state power distribution companies. Why is it happening? Because we have discussed about off-budget borrowings. State governments want to keep their budgetary or the budget sheet clear. So that's why they shift the burden on the state power discoms because that is off-budget borrowings. So this is what is happening. This is the problem. The state governments are deliberately killing the state power distribution companies with this action of theirs, and the total overdue of discoms to the power generating companies stand at about 1.1 lakh crore. If the state government start paying their state discoms, then these state discoms can of course pay the power distribution power generating companies also. They would not have to borrow at high cost to run their day-to-day operations. You know that state discoms are at so bad level that they have to borrow money to even keep running their operation. So this poor financial condition of states, lack of accountability, and freebie politics is forcing these power distribution companies to go bankrupt. So what is the way forward? So certain people have, certain experts rather have suggested that the central government should come into picture here. Central government should start deducting the share of money that these state discoms owe to the power generating companies, and they should deduct that amount from the state's tax share and pay the rest of the money to the state government. So that what would happen with that? What would happen with this move is that the money that otherwise these state governments are
transferring the debt that these state governments are otherwise transferring to the state power discoms, this debt will not be transferred to the discoms. Rather, this would be deducted from the budget of the state governments. So this would lead to the financial prudence, and this fiscal prudence would be important, because then the state governments would realize that if they indulge in these freebie politics, then the central government would deduct that amount, and the burden would fall on their own budgetary resources. But of course, it has not been invoked as of now. But of course, if the trend continues, and we to prevent ourselves from entering into Sri Lanka like situation, the central government would be forced to do such a thing. So the next topic is Competition Commission of India. So the Competition Commission of India has recently told the Delhi High Court that WhatsApp's updated privacy policy of 2021 has not been withdrawn as of now. So this topic is also important for your GS2 governance topic. So what has happened is that in January 2021, you know that WhatsApp rolled out a new privacy policy in which it asked the users that by accepting this policy, you are giving consent that WhatsApp will share your data to Facebook, that is the parent company of WhatsApp. So due to an uproar, WhatsApp had to extend this deadline to accept this policy till May 2021. But then Competition Commission of India came into this picture, and it took suo motu action against CCI, and asked the WhatsApp that it is abusing its dominant position and misusing that position to force the consumers to accept this demand. But WhatsApp sued the CCI, and the matter is of course in the court. And this is what CCI is saying, that we have already taken decision against WhatsApp, but they've still not withdrawn this privacy policy. So WhatsApp is saying that as this matter is in court, so we have not yet done, we have not yet made a, we are not yet forcing the consumers, and we are extending the deadlines. So anyways, what is this Competition Commission of India? So Competition Act of 2002 created this body. This is a statutory body, of course, and it prohibits anti-competitive agreements and any abuse of dominant position, including any mergers and acquisitions that may create monopolies in the market. So the central government established this body in 2003, and it consists of a chairperson and 6 members who are appointed by the central government, and at least 2 people or 2 members should serve the CCI. It can also give opinion on any competition issue if any reference is made by any statutory authority which has been established by law. So what is the significance of CCI? Of course, it is the voice of voice of a common man, and it has the mandate to ensure that the common people have access to the broadest range of goods and services at the most competitive prices. So basically the aim is to eradicate monopolies in the market so that people can have, so that market can have good competition. So the next topic is Asiatic Lion. So this topic is important for your GS3 environment section. So Minister of State for Environment has told the Lok Sabha that government has formed a committee to look into the translocation of Asiatic lions, and Environment Ministry has also formed this committee to assess the suitability of habitat for lions in potential sites in Gujarat also, apart from the targeted Kuno Wildlife Sanctuary. So the committee has recommended that we should adopt a participatory management approach, and we should involve communities. We should have greater involvement of communities and central government. It is not the first time that we are discussing about this Asiatic lion translocation. The central government in the previous years also tried to translocate Asiatic lions to other states from Gujarat, but this never materialized. But Centre has now identified Kuno National Park in Madhya Pradesh as one of the protected areas where Asiatic lion can be translocated. So this park will receive India's first lot of cheetahs also. We have already discussed about it just a few days back. So Environment Ministry is also providing financial assistance to the state of Gujarat for the conservation of lion. So while we're discussing it, let us also see what is Asiatic lion. So it is endemic to the green landscape of Gujarat. It is endangered, and because this
population of Asiatic lion is concentrated in Gir region, so any epidemic or natural disaster or any anthropogenic factors can lead to total eradication of their population. So that's why we want to translocate these lions to other areas also, so as to maintain a healthy population. So what is the background of relocating Asiatic lions? So since 1995, the government has been trying to translocate these lions to other parts of the country. So Kuno Palpur Wildlife Sanctuary was identified as an alternative location for this lion relocation, and because the population of Gir has low genetic diversity, that's why they are vulnerable to threats from epidemics. So in 1995, Gujarat government refused that they will not share the Gir lions to Kuno Wildlife Sanctuary, but in 2013, Supreme Court gave a decision and it allowed the reintroduction of lions to Kuno Palpur. And since 2020, the government of India also announced this Project Lion, in which Kuno Palpur Wildlife Sanctuary was identified as the preferred location for translocation of Asiatic lions. And now other 6 new sites have also been identified, which include Madhav National Park, Sita Mata Wildlife Sanctuary, Mukundra Hills Tiger Reserve, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, and Jaisor Balaram Ramji Wildlife Sanctuary. So apart from Kuno Palpur Wildlife Sanctuary, government is also exploring that these 6 locations can also be the possible lion relocation centers in the future, of course. So the next topic is suspension of MPs. So this topic is important for your GS2 polity section. Recently, some Rajya Sabha MPs were suspended for unruly behavior in the House. So while we're discussing it, let us see how the suspension of an MP occurs. So of course, you know that the presiding officer of both Lok Sabha and Rajya Sabha, they have the role and the duty to ensure that the House functions in a smooth order. So in case of Lok Sabha, rule number 373 of the Rules of Procedure and Conduct of Business says that Speaker can force a member or can suspend a member if the member is if the member is involved in any conduct of which is grossly disorderly. For that, rules 374 and 374A have been made. Rule 374 says that if the Speaker names a member who has disregarded the authority of the chair, then Speaker will move a motion and will suspend that member from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session. And the member suspended under this rule will have to withdraw from the precincts of the House. And this Rule 374A was introduced in 2001 to make it even more easy for the Speaker to suspend the member. So even just by naming that member who is trying to create a grave disorder in the House, like coming into the well of the House, the member will stand automatically suspended from the House if the Speaker names that member, and that member would of course be suspended for 5 consecutive sittings or the remainder of the session. But in case of Rajya Sabha, the chairman of Rajya Sabha does not have such powers. If there is a need to suspend a member, then the House has to take up the motion and vote, and only then those members will be suspended. Similarly, if that suspension has to be revoked, even then the House would bring another motion and terminate that suspension. So you just see that the Speaker of the Lok Sabha and Rajya Sabha chairman both have different powers with respect to the suspension of members. In this case, Lok Sabha Speaker has more powers. But is it fair to suspend MPs? So of course, we should ensure that democratic values are not crushed, and so we have to maintain a balance. People should, these members should not indulge in unruly behavior. So we have to strike a balance between the two, and we have to find a long-term solution to this problem. So the next topic is significance of 25th July. So this topic, like I was telling you, it is not important for your mains section, but it is important for your prelims section, because a statement can be made and you could be asked a question regarding this. So on 25th July, the 15th President of India was sworn in, and history shows that since 1977, she is the 10th
successive president to take oath on 25th of July only. So currently there is no written rule as to why presidents since 1977 have been taking oath on this very date. But because these presidents have completed their terms, their 5-year terms, that's why the expiry of the previous president and the incoming president period falls on this 25th July only. Okay, so there is no written rule, but this has come by coincidence. So the next topic is also important for your prelim section. So the topic is Johar. So 15th President of India has assumed office with a Johar greeting to the country. So Johar is basically a salutation and welcome which has been used by tribal communities living in Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha areas. And this also means paying respect to the people. So the tribal communities who are nature worshippers and they follow Sarna religion code, they generally use this Johar greetings. So almost 32 tribal communities in Jharkhand use this Johar greetings. Even the Santhali, Munda and Ho communities also use this greeting. And Oraon community, apart from this Johar, they also use the word Jai Dharm as a salutation. Okay. So the next topic is tribal revolt. So this topic is important for your history section because the President of India, the 15th President of India, Draupadi Murmu ji, has mentioned these tribal revolts in her victory speech or in her speech after taking oath. So these are the 4 tribal revolts that she mentioned in her speech. So that's why they are important now for your prelims section, for your prelims point of view for the next year, of course. So I'm sure those who have completed their history course, they must be knowing about these tribal revolts, but those who have not yet completed it, they must learn about these 4 revolts: the Santhal Revolution, the Pakka Rebellion, the Kol Revolt and the Bhil Uprising, because the President of India has herself mentioned these revolts in her speech. So that's why this has come into news, and now you will have to focus more on these revolts while studying. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.